हेलो एवरीवन, वेलकम टू अधिकारी स्टडी चैनल। जैसा कि आपको पता है, हम मैथ्स की एक सीरीज चला रखी है। आज हम 11th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट करते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम है समुच्चय, सेट्स। तो इस चैप्टर को करने से पहले सबसे पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्योंकि अगर किसी भी चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो उसको करने में और समझने में आपको बहुत आसानी होगी। सबसे पहले बात करते हैं समुच्चय। इसको सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? तो ये एक जर्मन गणितज्ञ थे, जॉर्ज कैंटर। जॉर्ज कैंटर ने सबसे पहले समुच्चय का प्रयोग किया था। फिर आता है कि समुच्चय की आवश्यकता क्यों पड़ी। जॉर्ज कैंटर जब अपने त्रिकोणमिति के क्वेश्चनों को कर रहे थे तो वो त्रिकोणमिति के आंसर बहुत लेंथी आ रहे थे। तो उन लेंथी आंसर को शॉर्ट में करने के लिए जॉर्ज कैंटर ने एक नए टॉपिक का निर्माण किया, जिसको समुच्चय कहा गया है। इसका प्रयोग हम त्रिकोणमिति में, ज्यामिति में, ठीक है, और समुच्चय तो कर ही रहे हैं हम, प्रायिकता में, कई सारे चैप्टर जो है उसमें इसका प्रयोग करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं 11th क्लास का चैप्टर फर्स्ट, समुच्चय। सबसे पहले आता है कि समुच्चय किसे कहते हैं, सेट्स, यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन को बड़े ध्यान से, बड़े आराम से आप समझेंगे। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो बात करते हैं सुपरिभाषित का क्या मतलब होता है। आप इसके नाम को पढ़ें, सुपरिभाषित, यानी जिसकी परिभाषा बहुत आराम से, समझ से ऐसी दी जाए जो बड़े ध्यान से सुनने के बाद वो आराम से आपको उसका जो कॉन्सेप्ट है, उसकी जो बात है, वो क्लियर हो जाए। तो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। या इसको एक शॉर्ट में लें कि अगर हम किसी क्वेश्चन का आंसर मांगते हैं और 10 बच्चों से, 10 व्यक्तियों से उसका आंसर हम डिस्कस करते हैं, तो सभी एक ही जवाब दें, तो उसका मतलब होता है कि वो सुपरिभाषित है। और जो सुपरिभाषित होगा, संग्रह होगा, उसे ही हम समुच्चय कहते हैं। बात करते हैं संग्रह की। संग्रह यानी कि ग्रुप, भीड़, गैदरिंग, ठीक है। अब एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या। अगर मैं 10 व्यक्तियों से, 10 बच्चों से ये पूछूं कि 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो सभी का एक ही आंसर होगा 1, 3, 5, 7 और 9। इसके अलावा कोई अलग आंसर नहीं देगा। तो इसका मतलब है ये सुपरिभाषित संग्रह है। नेक्स्ट है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। किसी से भी पूछेंगे तो A, E, I, O, U ये जवाब मिलेगा हमें। तो इसका मतलब है ये भी आंसर सभी का सेम होगा। तो ये भी सुपरिभाषित संग्रह है, यानी कि ये समुच्चय है। क्लियर? समुच्चय समझ में आ गया। अब चलते हैं समुच्चय का संकेतन, सेट नोटेशन, यानी कि समुच्चय को हम किससे प्रदर्शित करते हैं। तो ध्यान रखेंगे, समुच्चय को हमेशा कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल X, कैपिटल Y। ठीक, जैसे कुछ मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हैं, इनका आपको आगे यूज भी करना है और इनके बारे में आपको जानकारी होनी भी चाहिए। आपने छोटी क्लास में, 10th क्लास में जरूर पढ़ा है ये। सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल N। इसे कहते हैं प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर कौन कौन सी होती है, जैसे कि 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। दूसरी बात करते हैं पूर्णांक, पूर्णांकों का समुच्चय। अब पूर्णांक क्या क्या होता है? पूर्णांक माइनस के भी हो सकते हैं, 0 भी होता है, प्लस के भी होते हैं, तो ये सब पूर्णांक आ गया। तीसरा आता है परिमेय संख्या का समुच्चय। और पढ़ रखा हमने परिमेय संख्या जो है, जिसे हम P/Q में लिख सकते हैं। तो जैसे कि 1/2, 3/2, 1/5 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। फिर है
इसमें एक और थोड़े से भी लिख लें, कुछ माइनस के भी होते हैं इसमें, -1/2, -3/2 एंड सो ऑन। ये हो गया हमारे पास परिमेय संख्याओं का समुच्चय। फिर z प्लस होता है आपका धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब धन पूर्णांक में कुछ भी आ सकता है, धन पूर्णांक के अंदर कुछ भी आ सकता है। तो धन पूर्णांक जैसे हमने ऊपर लिखा है, देखो पूर्णांकों का समुच्चय, तो इसमें आप पॉजिटिव वाले नंबर लिख लेंगे। ये धन पूर्णांकों का समुच्चय आ गया। फिर आता है धन परिमेय संख्या का समुच्चय। अब धन परिमेय संख्या में आपको माइनस का यूज नहीं करना है, प्लस का ही लेना है, तो ये धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय आ गया। फिर आता है धन वास्तविक संख्या का समुच्चय। वास्तविक संख्या, रियल नंबर। अब वास्तविक संख्या में क्या क्या आता है, उसमें परिमेय भी आता है, अपरिमेय भी आता है, तो आप इसमें सारी चीजें यूज कर देंगे। 1/2, 3/2 या √2, √5 वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये हमारा समुच्चय का संकेतन और समुच्चय के जो ग्रुपिंग है, यानी कि जिसको सुपरिभाषित हम कर सकते हैं, किस तरह से हैं, वो सारे मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो आप इसे पॉज करेंगे और उसके बाद इसे नोट करेंगे। ठीक है, और जब तक इसे अच्छी तरह से आप पढ़ नहीं लेंगे तब तक आप आगे नहीं चलेंगे। अच्छी तरह पढ़ के समझ लेंगे, फिर आपको जब इसकी एक्सरसाइज करेंगे बहुत स्मूथली, बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। एक एक पॉइंट ऐसा समझ में आएगा कि आप उसे भूलेंगे नहीं। क्लियर? नोट कीजिए। अगला आता है समुच्चय के अवयव, यानी एलिमेंट्स ऑफ सेट। तो जो स्मॉल लेटर में होते हैं, यानी कि एलिमेंट जब हम लिखते हैं तो एलिमेंट को स्मॉल लेटर में लिखते हैं, जैसे कि ABC आ जाता है, या 1 2 3 आ जाता है, या कोई तत्व या कोई एलिमेंट, कोई नंबर, किसी का नाम, इस तरह से जिनको हम सारणीबद्ध तरीके से लिखते हैं। ठीक है, जैसे एक बात कही जाती है, यदि A, स्मॉल a कैपिटल A का तत्व है, या कह सकते हैं स्मॉल a कैपिटल A का अवयव है, तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, A बिलोंग्स टू कैपिटल A। यदि A कैपिटल A का तत्व नहीं है, या स्मॉल a कैपिटल A का अवयव नहीं है, तो स्मॉल a डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल A। यहां पे इस तरह का जो सिंबल आता है इसे कहते हैं बिलोंग्स टू, और अगर इस सिंबल को हम काट देते हैं तो ये आता है डज नॉट बिलोंग्स टू, और इस सिंबल को जो है नाम देते हैं, इसे कहते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन कहते हैं इसे। फिर आता है समुच्चय को निरूपित करने की विधि, यानी समुच्चय को जो हम निरूपित करते हैं, समुच्चय को हम शो करते हैं, उसकी कितनी विधियां हैं। तो समुच्चय को निरूपित करने की 2 विधियां होती हैं। ध्यान समझेंगे, ये आगे क्वेश्चन में आएगा। समुच्चय को निरूपित करने की 2 विधियां हैं। पहली विधि का नाम है रोस्टर या सारणी या सूची विधि, यानी कि रोस्टर विधि भी कह सकते हैं, सारणी विधि भी कह सकते हैं, सूची विधि भी कह सकते हैं। रोस्टर या टेबुलर या लिस्टिंग मेथड। ठीक है, दूसरा आता है हमारा गुण या समुच्चय निर्माण विधि। गुण या समुच्चय निर्माण विधि, प्रॉपर्टी या सेट बिल्डर मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर? अब कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, 10 से कम विषम संख्याओं का समुच्चय। 10 से कम विषम संख्याओं का समुच्चय, तो इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखना हो तो ध्यान रखेंगे, इसमें हमेशा करली ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, मझले ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। और 10 से कम विषम संख्या पता ही है, 1 3 5 7 9। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का समुच्चय अगर लिखना हो तो उसको लिखेंगे हम A E I O U। ठीक है, ये कौन से फॉर्म में लिखा मैंने? ये लिखा है मैंने रोस्टर फॉर्म में, यानी पहले वाली विधि में। तो ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, ठीक है, ध्यान रहेगा, इस तरह से ये रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक, अब आप इसे पोस्ट करके और आप इसे नोट करेंगे। ध्यान रखेंगे, हर एक टॉपिक नोट करना है। नोट करेंगे तो आपकी कॉपी में लिखा रहेगा, आप जब चाहे उसे पढ़ के एक्सरसाइज को समझ सकते हैं। ठीक है, नोट करिए। अब चलते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। सपोज हमारे पास दिया हुआ है A E I O U और कहा है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है।
तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे ऐसे ही, कोई भी आप x a b c कुछ भी ले लें, x जहां पर, या यहां पे ले लें आप a, जहां पर a की वैल्यू यानी a बराबर x है, जहां x यहां पे लिखेंगे अंग्रेजी वर्ण माला का एक स्वर है। इस तरह से a इज इक्वल टू x सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। या दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने यहां पे लिखा है 1 3 5 7 9 और यहां पे लिख दिया b इज इक्वल टू x सच दैट जहां पर x क्या लिखेंगे 10 से कम एक विषम संख्या का समुच्चय। ठीक है, ये इस तरह से लिखा जाता है। तो ये हमारा हमने सीख लिया सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखते हैं, हमने ये भी सीख लिया कि रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। चलते हैं अब हम सीधा एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज का सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। कौन से समुच्चय है वो बताना है। जैसे सबसे पहले जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले, फर्स्ट पार्ट है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो देखो, इसको करने से सबसे पहले हम बात को समझते हैं। मैंने आपको सबसे पहले समुच्चय के डेफिनेशन में क्या बताया था, वो बताया था कि सुपरिभाषित संग्रह, और सुपरिभाषित संग्रह का मतलब बताया था कि अगर एक क्वेश्चन आप 10 बच्चों से 10 व्यक्तियों से पूछो और उनका आंसर एक ही मिले तो वो सुपरिभाषित होता है और उसे समुच्चय कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब मान लो मैंने 10 बंदों से पूछा कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, तो सभी का जो आंसर होगा वो होगा जनवरी, जून और जुलाई। इसके अलावा वर्ष के जितने महीने हैं वो कोई भी जे से शुरू नहीं होता। सभी यही जवाब देंगे, जनवरी, जून और जुलाई। तो इसका मतलब है ये समुच्चय है। फिर उसने एक बात कही थी, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो लिख देंगे क्योंकि यह सुपरिभाषित संग्रह है, अतः यह समुच्चय है। ठीक है, एक क्वेश्चन में मैंने एक पार्ट में ऐसा लिख दिया, आपको इस तरह से सभी पार्ट्स में ये लिखना है। ठीक है, अब इसका हम सेकंड की बात करते हैं। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। समझे अब इसको, इसका आंसर समझे। अब देखो, ये बात आप 10 व्यक्तियों से पूछो तो 10 व्यक्ति इसका अलग अलग जवाब देंगे। क्यों? भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक। अब आपकी नजर में प्रतिभाशाली लेखक कोई और होगा, मेरी नजर में कोई और होगा। ठीक है, तो इसलिए हम सभी की राय एक जैसी नहीं है, तो इसलिए समुच्चय नहीं है।
समझ में आ गई बात? यानी कि अगर 10 व्यक्ति एक ही जवाब दें तो वो क्या होता है, सुपरिभाषित संग्रह होता है, और अगर अलग अलग जवाब दें तो सुपरिभाषित संग्रह नहीं होता। आपसे पूछा जाए कि 10 महान क्रिकेटर के नाम बताइए, आपके हिसाब से लिस्ट अलग बनेगी, मेरे हिसाब से लिस्ट अलग बनेगी, किसी थर्ड पर्सन के हिसाब से लिस्ट अलग बनेगी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसमें? इस पे लिखेंगे यह सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, अतः समुच्चय। इसके बाद चलते हैं हम थर्ड पार्ट पे, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर बल्लेबाजों का संग्रह करना हो तो आपकी राय और हमारी राय या किसी तीसरे की राय अलग अलग होगी, तो बस यही बात लिखोगे, यह सुपरिभाषित नहीं है अतः समुच्चय नहीं है। ठीक है, ऐसे ही लगभग लगभग आप सभी कर लेंगे। फिलहाल मैं एक पार्ट और कर देता हूं, इसका 7 पार्ट में इसने कहा है सभी समपूर्णांकों का संग्रह है। अब सभी समपूर्णांक तो याद रखेंगे, समपूर्णांक यानी कि सम संख्या क्या होगी, 2, 4, 6। किसी से भी पूछेंगे तो सभी यही बताएंगे कि सम संख्याओं का, समपूर्णांकों का जो है 2, 4, 6, 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास। क्या करेंगे इसे, हम लिखेंगे यह सुपरिभाषित संग्रह है, तो इसलिए यह समुच्चय है। क्लियर कर लेंगे, समझ में आ गया? आप इसके पार्ट्स करके देखें, दिक्कत हुई, कोई बात समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। ठीक है, चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड में इसने हमें कहा है कि मान लीजिए कोई एक सेट दिया हुआ है, a बराबर 1 2 3 4 5 6, और नीचे हमें कुछ पार्ट्स दिए हुए, हमें उसमें बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू लिखना है। तो जैसे फर्स्ट पार्ट है, यहां पे लिख रखा है 5 और यहां लिख रखा है a, हमें इसके बीच में सिंबल बनाना है। तो पहले समझ लें क्या करना है इसे। इसका कहना है कि 5 a का अवयव है या नहीं, 5 a का अवयव है या नहीं है। आप देखेंगे ध्यान से, 5 है इसके अंदर यानी कि अवयव है, तो आप यहां पे बिलोंग्स टू का साइन लगाते हैं, यानी कि 5 बिलोंग्स टू a। हम इसका थर्ड पार्ट लेते हैं, 0। हमें बताना है 0 जो है बिलोंग्स टू है या नहीं है। हम देख रहे हैं कि 0 इसमें कहीं भी नहीं है, यानी कि 0 डज नॉट बिलोंग्स टू a। क्लियर? लास्ट करते हैं हम 6 पार्ट, 10 और a। आपको दिख रहा है इसमें 10 नहीं है, तो क्या लिखेंगे, 10 डज नॉट बिलोंग्स टू a, यानी कि 10 a का अवयव नहीं है। समझ में आ गया? अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड का फर्स्ट पार्ट लेते हैं। इसने दे रखा है a x, जहां पर x एक पूर्णांक है और x का मान -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। यह हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, a बराबर x, जहां पर x एक पूर्णांक है और x का मान -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। हमें किस में लिखना है इसे, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो ध्यान रखें, रोस्टर फॉर्म में मैंने आपको बताया था कि केवल इनके एलिमेंट लिखने होते हैं। -3 से बड़ा, तो -3 से बड़ा -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, क्योंकि उसने 7 से छोटा कहा है, तो 7 से छोटा यानी कि आपको 6 तक लिखना है। क्लियर? इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं, थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में कहा इसने c बराबर x, जहां पर x 2 अंकों की प्राकृत संख्या है, 2 अंकों की प्राकृत संख्या है
जिसके अंकों का योगफल 8 है, जिसके अंकों का योगफल 8 है। अब समझते हैं, इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हमें एक 2 अंकों की संख्या ऐसे लिखनी है जिन 2 अंकों को अगर हम जोड़ें तो उनका योग 8 होना चाहिए, और सीक्वेंस में चलेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग से, यानी कि बीच बीच में चलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, कुछ अक्षर कुछ नंबर्स छूट जाएंगे। जैसे सबसे छोटा होता है हमारा 17, आप कहोगे 17 कैसे, देखो 7 और 1 8। दूसरा 26, 2 और 6 8। तीसरा 35, 5 और 3 8। फिर 44, देखो सीक्वेंस में चलेंगे, यहां पे 1 लिया तो फिर 7, 1 और 7 8, यहां 1 बढ़ा दिया, वहां 1 घटा दिया, यहां 1 बढ़ा दिया, यहां घटा दिया, यहां बढ़ा दिया, घटा दिया। अब इसका उल्टा, भाई 44 का उल्टा तो 44 ही आएगा, इसलिए उसे लिखने की जरूरत है नहीं क्योंकि रिपीट होगा। 53, इसका उल्टा 62, इसका उल्टा 71, और एक और नंबर आ सकता है 80, 8 और 0, क्योंकि 8 और 0 जोड़ देंगे तो 8 और 0 जोड़ के 8 हो जाएगा। आप कहोगे 08 भी हो सकता था, 08 नहीं हो सकता था क्योंकि 08 एक अंक की संख्या होती है, और ये सारी हमें 2 अंकों की संख्या बनानी है। क्लियर, चलते हैं आगे 6th पार्ट पे। इसने कहा है F बराबर बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। अब इसमें ध्यान रखेंगे आप, इस फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले आपने लिखा B, फिर कोमा लगाएंगे E, फिर कोमा लगाएंगे T। ध्यान रखेंगे कोई भी अक्षर जो है वो रिपीट नहीं होगा, इसमें रिपीट है लेकिन यहां आप रिपीट नहीं करेंगे, सिंगल सिंगल लिखेंगे। देखो B आ गया, E आ गया, T आ गया और उसके बाद R। क्लियर, समझ में आ गया। आप इसके बीच के क्वेश्चन बड़े आराम से कर लेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में का फर्स्ट पार्ट, इसमें क्या कहा उसने, इसमें कहा है समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना है, समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट लेते हैं हम। फर्स्ट पार्ट में कहा इसने 3, 6, 9, 12, ये इसको हमें समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है, यानी रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ था इस तरह से लिखना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले जब आप लिखने लगे पहले से समझें किस रूप में है। हमने देखा ये 3 का पहाड़ा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, बस 12 तक ही, आगे नहीं है। तो लिखेंगे कैसे, देखो a बराबर x, जहां पर x बराबर 3n, ठीक है। 3n क्यों लिखा, क्योंकि 3 में 1 की गुणा तो 3, 3 में 2 की गुणा तो 6, 3 में 3 की गुणा तो 9, इस तरह से। और 3n, और जहां पर n का मान 1 से बड़ा और बराबर और 5 से छोटा लिख लें, या 4 के छोटा और बराबर। आप 2 तरह से लिख सकते हैं, देखो एक तो ऐसे लिखेंगे x, जहां पर x का मान 3n है और n का मान 1 से बड़ा और बराबर और 5 से छोटा है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं x, जहां पर x बराबर 3n और n का मान 1 से बड़ा और बराबर और 4 से छोटा और बराबर, यानी 1 और 4 भी है और 1 और 4 के बीच की संख्या भी है। आप यहां यूं भी लिख सकते हैं 0 से बड़ा, ठीक है, कई तरह से लिखा जा सकता है, ठीक। इसके बाद चलते हम इसके थर्ड पार्ट पे।
ये दिया हुआ है 5, 25, 125, 625। अब आपको इसे समझना है किस रूप में लिखा हुआ है। भाई ये 5 है, ये 5 का वर्ग है, ये 5 की घात 3 है, ये 5 की घात 4 है, यानी पावर बढ़ रही है। तो आपको क्या लिखना है, x बराबर x जहां पर x का मान 5 की घात n है और n का मान क्या है, n का मान 1 से बड़ा और बराबर और 5 से छोटा। यही बात हो गई। 5 से छोटा भी लिख सकते हैं, ये वाला भी लिख सकते हैं। यानी चाहे तो आप ये आंसर लिखें, चाहे आप ये आंसर लिखें, दोनों ही ठीक है। ऐसे ही आप यहां लिख सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट 5th पार्ट लेते हैं। 1, 4, 9, 100 तक। अब देखिए ध्यान से, जरूर नहीं है मैं ए लिख रहा हूं, जरूर नहीं है ए लिखेंगे, बी, एक्स, वाई, जेड, कुछ भी, लेकिन कैपिटल में। मैंने आपको पहले ही बताया था इनको कैपिटल में लिखते हैं। ए बराबर, अब आप इसे ध्यान से देखें, ये क्या है, ये 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है और ये 10 का वर्ग है। तो आप लिखेंगे ए बराबर एक्स जहां पर एक्स है n स्क्वायर, वर्ग है ना, और n का मान क्या है, n का मान 1 से बड़ा और बराबर और 10 से छोटा और बराबर। यानी n का मान 1 और 10 तो है ही और उनके बीच की संख्या भी है। देखो n की जगह 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 2 रखोगे, 4, 3 रखोगे 9, 4 रखोगे 16, 25, इस तरह से, और 10 रखोगे तो 100 आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया, नोट करेंगे। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में इसने कहा है निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध यानी कि वही रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो a बराबर, फर्स्ट पार्ट लिया हमने, a बराबर x जहां पर x एक विषम प्राकृत संख्या है। ठीक है, जहां पर x एक विषम प्राकृत संख्या है। आपको क्या करना है, आपको इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो आप लिखेंगे a बराबर, अब विषम प्राकृत संख्या, विषम संख्या कौन कौन सी होती है, 1, 3, 5, 7, यानी कि जो 2 से नहीं कटती। तो 1, 3, 5, 7, 9 एंड्स ऑन लिख के छोड़ देंगे, क्योंकि इसने अंत नहीं बताया कहां तक। इसने कहा विषम प्राकृतिक संख्या है तो कुछ भी आगे तक हो सकता है, डॉट 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 लगाकर छोड़ देंगे। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम इसके बाद थर्ड पार्ट इसका। थर्ड पार्ट में कहा c बराबर x जहां पर x एक पूर्णांक है और x स्क्वायर, x एक पूर्णांक है और x स्क्वायर जो है वो 4 से छोटा भी हो सकता है और उसके बराबर भी हो सकता है। यानी x स्क्वायर 4 से छोटा है और बराबर है। अब 4 से छोटा तो कुछ भी हो सकता है, 4 से छोटा 3, 2, 1, कुछ भी, लेकिन हमें पूर्णांक के बारे में बताना है। अब पूर्णांक की कंडीशन कैसे लेंगे, जैसे सपोज मैंने लिया x स्क्वायर बराबर 4, तो x का मान क्या आएगा, x का मान आएगा प्लस माइनस 2, यानी x के 2 मान आ गए, प्लस का 2 आ गया, एक माइनस का 2 आ गया। इस तरह से इसमें जो है हमें वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, जैसे x स्क्वायर बराबर 4 आ गया तो 4 का वर्गमूल खुल सकता है। अगर मैं 3 लूंगा तो 3 का वर्गमूल नहीं खुलता, इसलिए उसका कोई मतलब नहीं है। फिर मैं लेता हूं 2 का वर्गमूल नहीं खुलता, फिर लूंगा मैं 1, तो 1 का वर्गमूल खुल जाएगा, प्लस माइनस 1 आ जाएगा। और फिर क्या बचा, फिर बचा आपका 0, तो x की वैल्यू 0 हो सकती है। यानी इतने सारे मान इसमें आ सकते हैं। तो आप जब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, -2, -1, 0, 1, 2। क्लियर, समझ में आ गया। ये मैंने इसलिए आपको अलग से सोल्व करके बताया है। ठीक है, इसके बाद हम लेते हैं इसका 6th पार्ट ले लेते, 5th पार्ट ले लेते हैं। 5th पार्ट में कहा e बराबर x जहां पर x वर्ष का
एक महीना है। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। इसने कहा है E बराबर x, जहां पर x वर्ष का एक महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। ठीक है, तो 31 दिन नहीं होते हैं। अब 31 दिन नहीं होते हैं कौन कौन से? जनवरी 31 की होती है, फरवरी, मार्च छोड़ दो, अप्रैल, मई छोड़ दो, जून, जुलाई, अगस्त दोनों छोड़ दो, सितंबर, अक्टूबर छोड़ दो, नवंबर। ये सारे वो महीने हैं जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। ठीक है, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। एक बार चेक कर लेना। अब आते हैं हम सिक्स क्वेश्चन पे। सिक्स क्वेश्चन पे देखो, इसने हमें दो पार्ट दे रखे हैं। एक तरफ रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, एक तरफ सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। आपको मैचिंग करनी है कि कौन सा आंसर किसके साथ है। मैं सीधा सीधा जो है आपके इसके आगे आंसर बता दे रहा हूं। जैसे कि 1 2 3 6 हमारे पास, सबसे पहले मैं इधर से आंसर पढ़ता हूं, आप देखेंगे इसमें किसके साथ है। आंसर है ए में x, जहां पर x एक अभाज्य संख्या है जो 6 का भाजक है। अभाज्य संख्या है जो 6 का भाजक है। अब अभाज्य संख्या देखो, ये भी 6 का भाजक है और ये भी 6 का भाजक है, लेकिन अभाज्य संख्या इसमें ये है, तो यानी कि ये आंसर है ए का। ठीक है, इसके बाद दूसरा है x, जहां पर x 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है, तो ये हो गया आपका बी का। फिर उसके बाद है x एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक है, ये हो गया आपका सी का। और मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है, ये हो गया आपका डी का। क्लियर? आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। पूरी एक्सरसाइज बहुत सिंपल एक्सरसाइज थी। आप इसे करें, बहुत अच्छी तरह समझ के करें। पहले आप इसकी जो डेफिनेशन है, शुरू में जो बातें बताई है, उन्हें आप अच्छी तरह से पढ़ें, याद करें, और जब वो समझ में आ जाए फिर आप एक्सरसाइज करने लगे। कुछ मैंने करा दिया, कुछ उसमें क्वेश्चन छोड़ दिए आपके लिए। आप उसकी प्रैक्टिस करें और जो दिक्कत हो उसे पूछ लें। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप उसे लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।